नमस्कार छात्रों, फिर से एक बार आप सभी का स्वागत है। इसके पहले के लेक्चर में हमने हमारे पाठ्यक्रम में लगाई हुई अखबारी विज्ञापन नामक जो एकांकी है इसके बारे में या इनके इस एकांकी में मौजूद जो पात्र है उनका परिचय हमने देखा है। साथ ही साथ इस एकांकी के सार को भी थोड़ा सा हम संक्षेप में देख रहे हैं। अब तक हमने इस एकांकी में एक मामूली सी घटना के कारण किस प्रकार घर में बवाल निर्माण होता है इसका थोड़ा सा जिक्र यहाँ पे हुआ है। मदन मोहन जो एक टाइपिस्ट है और वो अपने शैक्षिक योग्यता के बल पर दूसरी नौकरी पाना चाहता है ताकि उसकी घर की ज़रूरतें या उसकी जो आर्थिक स्थिति जो है वो थोड़ी सी उभर सके, इसलिए वो अपनी शैक्षिक योग्यता के बल पर अखबार में विज्ञापन तैयार करके भेजता है। और वहाँ पे अखबार के कार्यालय के एक टाइपिस्ट के कारण या संपादक के कारण, एक गलती के कारण किस प्रकार मदन मोहन के जीवन में एक तूफान आ जाता है और इस तूफान का जिक्र जो है यहाँ पे किया हुआ है। मदन मोहन का जो डाक विभाग की ओर से जो पोस्ट बॉक्स नंबर दिया जाता है वो गलत तरीके से वहाँ पे टाइप होने के कारण किस प्रकार गलत मैसेज जो है या गलत संदेश जो है गलत व्यक्ति के पास पहुँच जाता है और इस वजह से वहाँ पे मदन मोहन की जो पत्नी है दुर्गा वो अब परेशान है कि उसका पति जो है दूसरी शादी करने जा रहा है। तो ये पंडित मदन मोहन जो है पंडित के सहारे भी अपने नई नौकरी के बारे में सलाह मशवरा लेना चाहता है, लेकिन पंडित को घर बुलाकर जब पंडित नया संबंध या शुभ मुहूर्त ये शब्द जब दुर्गा सुनती है पंडित के मुख से, तब ये जो दुर्गा का जो शक है या संदेह जो है और अधिक गहरा हो जाता है और किस वजह से पति पत्नी में झगड़ा शुरू हो जाता है। मदन मोहन अपनी सफाई में बहुत कुछ बताने की कोशिश कर रहा है। अखबार के द्वारा अखबार के संपादक को लिखे गए पत्र को भी वो दिखाना चाहता है, लेकिन दुर्गा जो है अब उस पर विश्वास नहीं कर रही है। इसी बीच हमने देखा कि एक डाकिया जो है पत्र लेकर जो है मदन मोहन के द्वार पर आ जाता है और अब मदन मोहन को लगता है कि अब शायद इस मामले से मुझे छुटकारा मिल जाएगा और दूध का दूध पानी का पानी, मतलब असली हकीकत जो है वहाँ पे सामने आ जाएगी। लेकिन वो चिट्ठी मिलने के बाद वो तुरंत जो है अपनी पत्नी दुर्गा को कहता है कि देख लो, तुम ही खुद देख लो और अपने आप समझ लो कि मैं क्या कर रहा था और तुम क्या समझ बैठी हो। जब वो दुर्गा जो है मिली हुई चिट्ठी खोलती है, अब खोलने के बाद वो और अधिक मामला बिगड़ जाता है, क्योंकि उस चिट्ठी में सुंदर लड़कियों के फोटोज और उनके जो कुंडलियाँ जो है उसमें आ जाती है। तो ये लिफाफा खोलने के बाद विवाह के आवेदन पत्र उसमें मिलने के बाद दुर्गा का गुस्सा और भी भड़क जाता है और वो और गुस्से के साथ जो है अपने पति के साथ झगड़ा करने लगती है और इनके बीच ये झगड़ा जो है और बहुत बढ़ जाता है। दहेज की लालच में आकर मेरा पति मुझे छोड़कर दूसरा विवाह कर रहा है, ये बात इस प्रकार बिगड़ चुकी है। अब तक हमने ये बातें देखी है। अगले बात जो है इस एकांकी के सार के तौर पर हम देखेंगे कि देखिए मदन मोहन काठ की पुतली की तरह अवाक खड़ा रह जाता है जब पता मतलब वो पोस्ट बॉक्स नंबर गलत होने के कारण गलत पते पर ये उसका इश्तिहार या विज्ञापन जो है गया होता है और लोगों ने मदन मोहन के पते पर जो है विवाह के प्रस्ताव जो है भेजने शुरू कर रखे हैं। अब मदन मोहन और ज़्यादा परेशान हो जाता है और ये पत्र आया हुआ देखकर और अवाक हो जाता है। उसे कुछ समझ में नहीं आता कि यह सब गलती कैसे हुई है। अब वो समझ नहीं पा रहा है कि उसने तो नौकरी के लिए आवेदन के तौर पर संपादक को लिखा था, लेकिन अब विवाह के प्रस्ताव आने लगे हैं। ये बात देखकर वो थोड़ा सा अचंभित होने लगा है। वो सोचने की कोशिश कर रहा है कि गलती आखिर कहाँ पे हुई है। दुर्गा समझती है कि पति रंगे हाथ पकड़ा गया है। अब दुर्गा ने समझ लिया है कि उसका पति जो है रंगे हाथों पकड़ा गया है। वो ताने बान छोड़कर मदन मोहन के हृदय को छलनी करती जाती है। मतलब अब कहीं पर भी संदेह नहीं रहा
कि दुर्गा के मन में कि उसका पति जो है दूसरी शादी करने वाला था, तब वहाँ पे वो अपने तानों से अपने गालियों से जो है उसको छलनी कर देती है। वह कहती है मदन मोहन के दूसरे शादी करने के पहले वह उसे मारकर खुद फांसी पर लटक जाएगी। मतलब वो मदन मोहन को शादी करने से रोकती है और कहती है मैं तुम्हें दूसरी शादी नहीं करने दूंगी, अगर तुम्हें दूसरी शादी करनी है तो मैं तुम्हें तुम्हारा खून कर दूंगी या तुम्हें मार कर जो है खुद फांसी पर चली जाऊंगी। इसी समय नेशनल पत्रिका का मैनेजर वहां पे आता है। झगड़ा बहुत बढ़ गया है, मरने मारने की बात चल रही है। इसी दौरान जो है जिस नेशनल पत्रिका के लिए मदन मोहन ने विज्ञापन भेजा था, उस पत्रिका का मैनेजर जो है वहां पे आ जाता है। वह आने के बाद क्या होता है देखिए, वह अपने दफ्तर के द्वारा की गई गलती पर क्षमा याचना करते हुए आता है। मतलब जब वो मदन मोहन के पते पर आता है, घर पर आता है, और आते ही वो तुरंत जो है उसके कार्यालय के कारण या उसके दफ्तर के कारण या उसके दफ्तर के किसी व्यक्ति के कारण उस जो वर्तन की गलती वहां पे हुई थी, उस गलती की क्षमा याचना करने के लिए वो वहां पे आ जाता है। मदन मोहन के नाम पर गलत पोस्ट बॉक्स नंबर वाली चिट्ठी भेज दी गई है। मतलब पोस्ट बॉक्स नंबर वहां पे गलत आ जाने के कारण वहां पे मदन मोहन के नाम से गलत पते पर गलत चिट्ठी वहां पे भेज दी गई है, और पोस्ट बॉक्स नंबर के इसी गलत नंबर के कारण मदन मोहन के नाम विवाह के पत्र भेजे गए हैं। अब वो मैनेजर जो है, नेशनल पत्रिका का मैनेजर वहां पे सफाई में कह रहा है कि गलत नंबर डालने के कारण मदन मोहन को विवाह के प्रस्ताव वहां पे विवाह के आवेदन पत्र जो आप भेजे जा रहे हैं। अपने ऑफिस के टाइपिस्ट द्वारा की गई गलती पर पुनः क्षमा याचना करते हुए अपने ही कार्यालय के टाइपिस्ट की गलती पर ये सभी समस्याएं निर्माण हुई थी, और अपने टाइपिस्ट की गलती पर क्षमा याचना करते हुए मदन मोहन से कहता है कि यदि चाहे तो मदन मोहन उनके दफ्तर में मासिक 200 रुपये वेतन पर टाइपिस्ट की नौकरी करने आ सकते हैं। उसने अपने पुराने टाइपिस्ट को निकाल दिया है। अब उस मैनेजर के दफ्तर में जो टाइपिस्ट काम कर रहा था उसके द्वारा जो गलती हुई थी और उसके कारण मदन मोहन के घर में किस प्रकार झगड़ा निर्माण हुआ था, इसके लिए वो भरपाई के तौर पर वो मैनेजर कहता है कि चाहे तो आप मेरे दफ्तर में जो है महीने की 200 रुपये की तनख्वाह देकर मैं आपको रख सकता हूं, और लेकिन मुझे माफ़ कीजिएगा। और उसने वो क्या करता है कि मैं पुराने टाइपिस्ट को वहां से निकाल दूंगा और मैं आपकी जो बेइज्जती हुई है या आपके घर में जो बवाल उठा है उससे मैं छुटकारा पा सकता हूं। तो वहां पे मैनेजर जो है मदन मोहन को अपने दफ्तर में नौकरी के लिए रखने के लिए राजी हो जाता है। तो इस तरह से मदन मोहन जो भी कुछ क्रियाकलाप कर रहा था नौकरी पाने के लिए, वो इस झगड़े के कारण या इस प्रकार के गलती के कारण किस प्रकार उसको नौकरी मिलती है, इसका जिक्र जो है इस एकांकी में हुआ है। यह शुभ वार्ता सुनकर दुर्गा और मदन मोहन प्रसन्न हो उठते हैं। अब ये मैनेजर के द्वारा कही गई बात के कारण मदन मोहन जो प्रयास कर रहा था, और दुर्गा को भी अब पता चल गया है कि मेरा पति जो है दूसरी शादी न कर दूसरी नौकरी ढूंढ रहा है, अब इससे उनको प्रसन्नता होती है और मैनेजर के प्रस्ताव को भी सुनकर वो बहुत अधिक प्रसन्न हो उठते हैं। दुर्गा के मन में से संदेह के बादल छट जाते हैं। अब दुर्गा जो है अपने मन से दूसरी शादी की बात जो है निकाल देती है। पति एवं पत्नी पुनः स्नेह और विश्वास के सूत्र में बन जाते हैं। फिर से एक बार एकांकी जो है अंत में पति पत्नी का विश्वास जो है कितना महत्वपूर्ण होता है, और वही विश्वास जो है पति पत्नी को रिश्ते में बांध कर रखता है, और पुनः एक बार वो उसी विश्वास के साथ स्नेह से अपना परिवार चलाते हैं और उस सूत्र में जुड़ जाते हैं। तो इस तरह से ये एकांकी जो है एक सार के रूप में मैंने आपके सामने रखी है। इसकी कथा वस्तु हम देखने वाले हैं, लेकिन अब तक मैंने जो भी कुछ बातें बताई है उन बातों के आधार पर आप समझ चुके होंगे कि एक साधारण सी गलती किस प्रकार बहुत बड़ा झमेला कर बैठती है और उसके कारण क्या क्या दुविधाएं उत्पन्न होती है। ये बातें थोड़ी सी हमने देखी है। ये एकांकी जो है एक प्रकार के गलतियों के कारण का उत्पन्न हास्य, मतलब गलतियों से जो हास्य निर्मित होती है उसके कारण ये गलतियों का हास्य निर्मित वहां पे हुई है। ये कई बार रेडियो पर भी प्रसारित हुई है। मतलब ये जो एकांकी है वो कई बार आकाशवाणी पर भी प्रकाशित हुई है और प्रसारित हुई है, और रंगमंच पर भी उसको खेला गया है। मतलब बहुत बार इसका रंगमंच पर भी मंचन किया गया है। यह एकांकी जो है शिष्ट एवं परिमार्जित हास्य फिल्म का
सुंदर नमूना है, मतलब एक स्वच्छ तरीका कह सकते हैं, एक सुंदर ढंग कह सकते हैं कि एक सुंदर ढंग के आधार पर किस प्रकार हास्य व्यंग्य का सुंदर मंचन किया जा सकता है, तो ये एकांकी है। भद्र हास्य व्यंग्य के दो कुलों के बीच एकांकी सहज रूप से आगे बढ़ती है, मतलब एक प्रकार से गलतफहमी के कारण किस प्रकार झगड़ा उत्पन्न होता है और उसी के दूसरे रूप में वहां पे देखा जा रहा है कि अंत में भी किस प्रकार एकांकी सहज रूप से आगे बढ़ती है। हास्य व्यंग्य का यह गंगा जमुना सा संगम अन्यत्र दुर्लभ है, मतलब चिरंजीत द्वारा लिखी गई एकांकी जो है ये बहुत ही हास्य व्यंग्य की गंगा के जमुना के संगम जैसी है। कटु भाषिणी एवं द्वेष धारिणी दुर्गा का चरित्र सबकी आंखों में समा जाता है। भावों के उतार चढ़ाव के अनुसार शब्दों का प्रयोग हुआ है। संभाषण सौंदर्य इस एकांकी का प्राण तत्व है, मतलब इस एकांकी में जो डायलॉग जो है, संभाषण या संवाद जो बोले गए हैं, यह इस एकांकी को जीवंत रखने का काम करते हैं। इसलिए ये एकांकी के संवाद तत्व जो है या संभाषण जो है ये इस एकांकी के प्राण तत्व है। संवाद पात्रों के चरित्र पर प्रकाश डालते हैं और एकांकी में गति पैदा करते हैं। विज्ञापन विभाग की एक छोटी सी भूल को लेकर हास्य व्यंग्य के ताने बाने से एकांकी बहुत सुंदर ढंग से उसको बुना गया है। लेखक की बड़ी सफलता के साथ कौतूहल को एकांकी के अद्योपांत तक बनाए रखता है, मतलब ये गलती ही आरंभ से लेकर अंत तक किस प्रकार दोहराई जाती है और वो आगे बढ़ती जाती है। एकांकी कला की दृष्टि से यह एक सफल एकांकी है और हास्य व्यंग्य का एक सुंदर नमूना जो है इस एकांकी में हमें देखने को मिलता है। तो इस तरह से विषय साधारण होने के बावजूद भी किस प्रकार गलतफहमी के कारण पति पत्नी के बीच के विश्वास के धागे को वहां पे थोड़ी सी विश्वास के धागे को वहां पे तरबतर करते हुए लेखक ने फिर से एक बार उसको जोड़ने की कोशिश की है और वो जो चैलेंज है, वो विश्वास का जो चैलेंज है, वो किस प्रकार वहाँ पे पति पत्नी के बीच में फिर से एक बार स्नेह भरा माहौल पैदा करता है। तो ये सभी बातें जो है इस पूरी एकांकी में हम थोड़ी सी देखने वाले हैं। अब इस एकांकी को कथानक के तौर पर, कथा वस्तु के तौर पर समझते समय वो सभी संवाद हम देखने वाले हैं, जिसके कारण जो है इस एकांकी में एक कौतूहल बना रहता है और एक हास्य तैयार होता है, एक व्यंग्य तैयार होता है और किस प्रकार मदन मोहन अपने सफाई में बहुत कुछ करता है, बहुत कुछ प्रयास कर रहा है, अपने पत्नी को समझाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन दुर्गा जो है सही मायने में दुर्गा का अवतार है। दुर्गा जो रौद्र रूप धारण करती है वो अपने पति पर किस प्रकार हावी हुई है, दूसरी शादी की बात उसको किस प्रकार ठेस पहुंचाती है, लगभग ये सभी बातें जो है इस एकांकी में एक समरसता के तौर पर वहाँ पे जोड़ दी गई है। और चिरंजीत एक ऐसे प्रतिभा संपन्न लेखक है जिन्होंने संवादों के बल पर इस एकांकी को एक जीवंत ढंग में आगे बढ़ाने की कोशिश की है। मुझे लगता है कि एक सुंदर नमूना जो है ये एकांकी हास्य व्यंग्य का एक सुंदर नमूना है। हम इस अगले लेक्चर में इसके कथानक को, इसके कथा वस्तु को विस्तार से समझने वाले हैं। अब तक मैंने जो भी कुछ बताया है ये एकांकी का सार है। इस सार को कथा वस्तु देखते समय या कथा वस्तु सुनते समय दिमाग में रखिएगा, ताकि आगे जो भी कुछ होने वाला है बहुत ही कौतूहल से भरा हुआ है और उसके कारण किस प्रकार अपने आप ही वहाँ पे हंसी का माहौल पैदा होता है। तो ये बातें थोड़ी सी इस एकांकी में हम जानेंगे। अगले लेक्चर में मैं कथा वस्तु की शुरुआत करूँगा और एक एक करके इस एकांकी में जो भी कुछ चिरंजीत अपने संवाद शैली के आधार पर या संवादों के आधार पर, डायलॉगों के आधार पर इस एकांकी को हास्य रूप प्रदान करते हैं, उसको भी थोड़ा सा हम वहाँ पे लाइन टू लाइन पढ़कर जो है इस एकांकी को समझने वाले हैं। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए रुकते हैं। धन्यवाद।